Good afternoon, everyone. आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? Okay, thank you, Shivam. Yes, and आप लोगों के क्विज के मार्क्स जो हैं वो आपके साथ शेयर हो गए थे, आप वो चेक कर लीजिएगा। एंड अगेन अ रिमाइंडर, जिन लोगों को एक स्पेशल असाइनमेंट मिला है आफ्टर MST 1, mostly for those students who have failed in the exam or who have got marks below 15, and those students who are either detained or are absent, they have given this assignment 1 WL is the name, and you have to attempt it and submit it on time. Okay, and by the end of this week, we will be giving you a regular assignment, which will be your assignment number 2, that you have to submit again on whatever deadline that have been given to you. ओके, सो जिन जिन को भी असाइनमेंट अभी शो हो रहा है, दैट इज अ स्पेशल असाइनमेंट। एंड इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीक आपको जो रेगुलर असाइनमेंट सारे स्टूडेंट्स को मिलती है वो भी मिलेगी। यू हैव टू सबमिट दैट ऑल्सो। Okay, let's start with our lecture number 3 for this unit 3. So this complete lecture is about human resources. Okay, so we will try to discuss about it. जब हम human resources की बात करते हैं तो एक organization की बात करें तो वहाँ पर human resources are one of the main entities, I would say, and one of the main stakeholders which are involved. Generally जो भी आपके पास प्रोसेसिंग के बिना, इनपुट आउटपुट के बिना अगर कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई रिक्वायर्ड एंटिटी है, दोज आर ह्यूमन रिसोर्सेज। और वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग डेजिग्नेशंस पर हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू कैन रिकॉल कि हम लोगों ने इन द वेरी फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने कुछ ऐसे सिस्टम्स स्टडी किए थे जिन पर ऑपरेशनल लेवल पर कुछ लोग आते हैं, देन ऑन मैनेजेरियल लेवल कुछ लोग आते हैं, देन वी हैव द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो, एंड अ ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड टू specify the hierarchy and to specify that which particular level of person can contact directly to which other person. So if we talk that in that particular type, at the very top we have topmost management. हमारे पास ये 3 टाइप के हायरार्की आते हैं। एक बहुत बेसिक सिंपल सिस्टम, किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, द बेसिक सिंपल सिस्टम की बात कर रहे हैं। जो भी आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल एट द वेरी लोअर लेवल टू डू एनी डेजिग्नेटेड टास्क, okay, they are not the part of the CEOs
the chairpersons or the directors of that organization, but they are responsible for their designated task at the lower level somewhere. तो वो हमारे पास ऑपरेशनल यूनिट्स आएंगी, ठीक है। लेकिन दिस इज कंसर्न कि वो लोग कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने में हेल्प करें। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज पर्सन्स। और उससे अपर लेवल पर आते हैं हमारे पास, जो कि इन ऑपरेशनल लेवल वाले पर्सोनल्स को मैनेज कर रहे हैं। कि अगर मेरे पास एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वहाँ पर अगर मेरे पास ऑपरेशनल लेवल पर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, कुछ टेस्टर्स हैं, कुछ एनालिस्ट हैं, या फिर कुछ सिस्टम इंजीनियर्स हैं, ऐसे अलग अलग डेजिग्नेटेड पोस्ट्स हैं मेरे पास, तो वो लोग अपना काम करेंगे टू अचीव द गोल टू डेवलप अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ program or system, which is the ultimate goal of the organization to develop such products and sell them. तो मेन काम जो है that has been given to the operational level units, and further to keep a look on them in order to maintain the time and to maintain the budget constraints. अब वो लोग अपना काम टाइमली कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ टाइमली चेक पॉइंट्स चाहिए। उन चेक पॉइंट्स के थ्रू हम उन लोगों को टाइम टू टाइम पिंग कर सकते हैं दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू टिल दिस टाइम फ्रॉम द टाइम व्हेन यू हैव स्टार्टेड दिस वर्क। अगर कोई प्रोजेक्ट है वो एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था, तो एक कंसर्न पर्सन होगा जिसने ये सारा चीज डिजाइन की होगी दैट आफ्टर 1 वीक वी मस्ट हैव रीच टिल दिस पॉइंट। और जो ऑपरेशनल लेवल यूनिट्स हैं उनका सिर्फ काम है उस काम को करते जाना। वेन एवर दे हैव बीन आस्क्ड बाय देयर मैनेजेरियल लेवल पर्सन, देयर मैनेजर, they are responsible to tell them that how much of that work we have done. If the expected amount of work is not done, then from now onwards to the next week you have to increase your speed, or you have to increase your working hours so that we can actually reach up to that level what we were assuming after 2 months. This is the one thing. Another thing can be that that manager is timely or day wise, maybe weekly or maybe after 15 days that person is doing meetings, uh, daily meetings with their team members to keep them motivated firstly, so that as the days continues they must not feel that they feel demotivated by the project, they are not concentrated about the project, they are not much concerned about it. That person is responsible for telling them about the different things that he observed in that project, so that he can keep them motivated for working in the same manner, with the same pace, with the same speed. And he is also responsible to communicate the changes. अब कोई प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर ने एक चीज बना दी, then it will go to the customer through some other person, maybe the manager, maybe the contact person who is responsible, who with the customers, with the sales and distribution department mainly. तो वो प्रोग्रामर के थ्रू वो उसके पास जब जाएगा, देन कस्टमर ने कुछ और चेंजेस बताए या फिर कुछ कस्टमाइजेशन बताई कि आपको इस प्रोडक्ट में मुझे इस तरीके का आउटपुट चाहिए, या फिर थोड़ा और मॉडिफाइड चीज़ चाहिए। तो जैसे ही वो वापस ट्रेवर्स होती है वो चीज़ टू द प्रोग्रामर, हाउ दैट विल बी इंटीमेटेड टू देम, that will be told by the project manager that these are the flaws in your program and you have to work on them. And then after some days, the decided time, maybe a week or some days, you have to give this project back, and then we will get its prototype ready and get it confirmed by the customer. तो जितना भी मैनेजर का काम मेनली ये होता है कि ही इज मैनेजिंग हिज टीम, he is trying to focus, maintain their focus onto the time which has been decided, onto the resources which are given. Further, अगर suppose एक ऐसा time आ जाता है कि we
as human resources are working on a project, and after some time we face certain issue, like there is some infrastructure which is not working now. That infrastructure could be your computers as also. So if that is not working, so clearly if one person is working on that computer, he is not able to do his work till the time that infrastructure is going to be repaired or recovered. So now this is the task of the manager, that how he is going to divide the given infrastructure, the remaining infrastructure, onto the persons, so that they can achieve their goal after 1 week इन द टाइमली मैनर. तो अगर वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम होगा व्हेन योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय द पर्सन टू whom इट इज एलोकेटेड, जिसे एलोकेट किया गया है वो कभी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज नहीं कर रहा, देन द मैनेजर विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज आइडल स्टेट्स. वो कौन सा टाइम है जब हमें सिस्टम जो है फ्री मिल जाए, ताकि वो कंसर्न पर्सन जिसके पास अभी सिस्टम नहीं है वो भी उसे यूज कर सके और अपना टाइमली जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट कर सके. और if this is not possible for them to share the system, then the manager is the one who is responsible कि वो बात करे next to the top level person, so that they can give them some new system, they can allocate some new system from their inventory. सो जितना भी उनकी टीम से अलग कोई काम होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मैनेजर. The other person will not ask the concerned person about the task, but only the manager, and the manager is further answerable to them. He is answerable to them that whatever his project team members have done, they have done it in what aspect and why they are lacking behind. All the answer that should be asked to the project team members. Now the project manager is answerable to those questions. So why this thing has been done? Because if we are saying that there is no one concerned person at the managerial level, तो क्या होगा कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, डायरेक्टर है या कोई भी है, वो डायरेक्टली आकर प्रोग्रामर से बात करेगा. ठीक है, तो अगर वो प्रोग्रामर से बात कर रहा है तो मे बी ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दोज टेक्निकल टर्म्स क्लियरली. तो नाउ हेयर द ऑपरेशनल लेवल कंसर्न पर्सन जो है उसका एक काम बढ़ जाएगा कि ही हैज टू convert his things, his terminology into another intermediate language which that top level person can also handle. So this is going to increase the task of this operational person, and further this is going to delay the process. Why? क्योंकि अगर इसे कोई और एक्स्ट्रा काम दे दिया गया है तो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी काम ये कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ डिले आएंगे या लैग्स आएंगे. तो उस चीज को कवर अप करने के लिए एंड टू मेक देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिक्वायर्ड गिवन टास्क ओनली, that is why this managerial level person has been introduced, so that he can manage them, and further he is responsible for the continuity of the project, for the timely completion of the project also. ओके तो ये है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं. लेकिन इसके बिना आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कुछ इन्वॉल्व हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. वो क्या हो सकते हैं कि हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सिंपल ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोडक्ट बनाया, वो अब एक सप्लायर है और उसके कुछ कस्टमर्स होंगे जिन्हें वो प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाएगा. ठीक है, सो वन थिंग इज जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर्स हैं वो हमारे पास कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. फर्दर हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी मेनली किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो हर ऑर्गेनाइजेशन को किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है फॉर सम रॉ मटेरियल में भी और फॉर सम एक्सटर्नल डेटा विच इज रिक्वायर्ड. तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो उस टाइम पे वो ऑर्गेनाइजेशन एक कस्टमर है और जहां से वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं दे आर द सप्लायर्स टू देम. okay so for that organization, though that organization from which they are taking the raw material, they are act as suppliers,
Okay, and then with this customer supplier relationship, with the whole organization at the center of it, they communicate with each other. So these are the different type of personas, human resources about whom we will be talking. So बेसिकली जो हमारा ERP सिस्टम है वो हर तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर पाए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर फर्दर कितने पार्ट्स आते हैं, कितने प्रोसेस एरियाज हैं, कितनी एक्टिविटीज हो सकती हैं और कैसे उन चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं. So, when we talk about human resources, we always say that we have five type of managements involved. One is the personal management, another one is organizational management, then we have payroll accounting, then time management and then personal development also. So अब इनके नाम के साथ आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा that what are these things related to. So just to give that clarity, we say कि in personal management एक अपने आप में एक task है which have sub task involved in it, one of which is HR master data. So पर्सोनल मैनेजमेंट का मेन काम क्या है कि आपके पास जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, दैट मे बी द एम्प्लॉय आईडी, देयर नेम, their experience, their qualification, their contact information, or any such detail which is required for the organization, that is known as the master data. That is actually that required information about the entities which are present with us. Next is personal administration, then comes the authorities of those personal. अब तक हम उन सभी लोगों को मास्टर डेटा के अंदर एक ही तरीके से देख रहे थे कि हर एम्प्लॉय है, उसका कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होगा, कोई डेट ऑफ बर्थ होगा, कोई नेम होगा, कोई एम्प्लॉय आईडी होगा. बट नाउ वी आर कंसर्न विद देयर एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, कि वो कंसर्न पर्सन कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ रिलेट करता है. एंड सिंस वी आर डेवलपिंग एन ERP सिस्टम, तो हमारा मेन कंसर्न है डेटाबेस के ऊपर. अगर एक डेटाबेस है और मेरे पास अलग अलग ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, मतलब मेरे पास अगर 100 इंडिविजुअल्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो 100 ऐसे लॉगिन आईडीज होंगे जो उसी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं. तो 100 मेरे पास 100 लॉगिन आईडीज हैं, तो वो 100% में से किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि कौन किस क्लस्टर के अंदर या ग्रुप के अंदर आता है, वो हमें डिसाइड करना है. एंड फर्दर किस ग्रुप के पास उस टेबल को एडिट करने का परमिशन है, या फिर किस ग्रुप के पास उसे सिर्फ व्यू करने के राइट्स हैं, या फिर कौन है जिसके पास उस टेबल तक पहुंचने के राइट्स ही नहीं है. तो ये अलग अलग तरह की एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वो वहीं पर डिसाइड होंगी इन द पर्सोनल मैनेजमेंट. Then comes the recruitment. If you have those 100% with you, and due to some circumstances, due to some I would say scaling of the organization, आप चाहते हो कि आप कुछ और 50% जो है उन्हें enroll करना चाहते हो. So their recruitments also come in human resource department. Human resource department जो है वही responsible है to take the input from different departments, that whether there is any requirement for any human resource, any programmer, any manager. If they say, if that department say that yes, we require that person, then they will advertise for it. They will handle all the procedure which is involved in that interviewing or taking their test before the interviews. All the interview schedule has been designed by the HR department. then comes the travel management process of human resource department. अगर कोई human resource रिसोर्सेज इन्वॉल्व है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो जितने भी उन्हें ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए प्रोविजंस देते हैं, वेदर दोज आर द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और दैट कुड बी द पार्किंग सर्विसेज गिवन टू देम. सो वो सारी चीजें भी जो हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज करेंगे. देन कम्स बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन. फिर हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे रूल्स
जो कि हमें बताएंगे कि आफ्टर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पॉलिसीज होती हैं दैट इफ यू आर रिक्रूटेड विद देम then after a certain time period you will be given that much of benefit in the salary or we say that that is that much of increment in the salary. So वो सारी policies decide करना HR डिपार्टमेंट का काम है. नेक्स्ट सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के हर कंसर्न पर्सन की एटलीस्ट मिनिमम डिफाइंड सैलरी कितनी होगी दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय दैट डिपार्टमेंट. Okay, so this whole comes under the personal management. We have to now design our ERP system in such a way that it should be handling all of these procedures in one single system. नेक्स्ट कम ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट. तो यहाँ पर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर सेज अकॉर्डिंग टू द जॉब definitions, according to the role that you are playing in that organization, whether you are at the executive position or at the managerial position or at the operational position. And then staffing schedules, what are your working hours, how to take your attendance, how to maintain your working days, your whole month schedule, how do we maintain it. This is being decided by the human resources. Then job description, as already said. Planning scenarios and personal cost planning. Then comes planning scenarios. In planning scenarios we basically say कि अगर आपकी जॉब डिस्क्राइब्ड है एंड इफ यू वांट टू डू एनी मल्टीटास्किंग interdepartment things also, then how we are going to plan those things, how we are going to schedule those things so that there should not occur any clashes in between. Okay, so those things comes there. And then personal cost planning, if that human resources involved in particular task, तो वहां पर जो उनको कॉस्ट प्लान करना है दे हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, और वो कंसेंट जो है वो डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट से होकर आप ले सकते हो. ओके, नेक्स्ट कम्स द पेरोल अकाउंटिंग. अब हम हमारे पास पर्सन्स हैं, हमारे पास उनका डेटा है, वी हैव गिवन देम द designated positions also, we are maintaining their attendance also. Then after 1 month we are now responsible as an organization that we have to pay them the salaries that has been decided earlier. तो अब वो जितने भी 100 पीपल वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं उनके मंथ वाइज एक एक इंडिविजुअल के डेज काउंट करना, अकॉर्डिंग टू दोज डेज टू कैलकुलेट देयर मंथली सैलरी. If they have applied for any type of leave or any other type of compensations which are allowed, so to maintain the record of those leaves also, that is the responsibility of human resources, so that that information can further go to the account department and they can likewise release the pay of that individual according to their working hours. So gross net accounting, हिस्ट्री फंक्शन, मल्टी करेंसी कैपेबिलिटीज एंड इंटरनेशनल सॉल्यूशंस. अभी हम बात करते हैं कि जो हमने बात किया अबाउट द नेट अकाउंटिंग और सैलरी थिंग्स, दैट इज अबाउट द those individuals which are working and those organization. What if we talk about our customers? जब हम customer से बात करेंगे then maybe we have some international customers, maybe we have some local customers also. So some type of currency differences can occur. So our system should be able to handle those currency differences and to provide solution to handle international currencies also. Okay, so it should have multi currency capabilities, international solutions, and likewise the other functions which are required in the payroll accounting. Then comes the time management. Okay, so in time management we have taken a special management module here, time management, where we talk about the scheduling things only. So अगर मेरे पास 100 individuals हैं and the working hour of each individual is suppose 4 hours. Okay, so I have some companies have that provision that they can do their work in 2 shifts also. So how they are going to plan those shift? अगर हमारे पास
इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है लेकिन पर्सन्स काफ़ी ज़्यादा हैं और फर्दर उन पर्सन के वर्किंग आवर्स कम हैं, तो हम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 बार यूज़ कर सकते हैं पर डे। तो दैट इज़ टाइप ऑफ शिफ्ट प्लानिंग। योर जनरली ये कुछ कॉलेजेस में होता है। सम कॉलेजेस हैव देयर स्टडीज़, जैसे अगर कोई क्लास है दैट one section is in the morning shift, another one is in the evening shift, so they are basically using the same classrooms, quite, I would say, same teachers, maybe some would differ in this case, and they teach same batch of students in two shifts. So basically they are utilizing their infrastructure according to the situation, so that in that way shift planning can be done. Work schedules, how their timetable should be arranged, that thing is designed there. Time recordings, absence determination, the attendance management system is maintained there. And time recording is again concerned with the attendance, that whenever that person has came and then when he leave that particular system, their time has to be recorded. Since we are talking about the online system, तो यहाँ पर session records हो जाते हैं. When you have logged in, at that time your session has started, and while the time you are working over it, and then when you log off, then your session will get expired, and that time period has been calculated by the system to maintain your attendance there. Next come with the personal development. When we talk about the development, then we generally say about the enhancement procedure, कि अगर आपके पास कुछ personals हैं, वो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, बट सूनर और लेटर वी नो दैट स्पेशली इन IT इंडस्ट्री द थिंग्स, द टेक्नोलॉजी कीप ऑन चेंजिंग time by time. So what about those persons who are working with you? You have to update them according to the coming technologies, so that your organization will be able to develop those things also which are in the current running scenarios. तो वहाँ पर उनके career and succession plans जो हैं, that we generally say to update the employees which are working with you, to give them information about the current new technologies which are there. Their profile comparison, their qualification assessment. Some people are there who are doing some part-time education also. So to assess them according to their qualification enhancements. If they want any additional training, then to provide them that training or to allow them that particular training. And if you want to arrange any training or event in your organization, then how will that be managed? What type of cost will be involved? What type of person will be involved? What will be the range? Whether that will be an international type of event or national or limited to the college or organization level? That too is decided by the human resource department. Okay, yes, everyone. So, are we clear till this point? That what are the different roles, what are the different management procedures that are followed by human resources or human resource management? Okay, good. Then now we try to just elaborate these things again, that in human resources, when we talk about personnel management, then in personnel administration, as we already said, that shared employee information will be there, whole information, basic information of any employed, and that too shared by those individuals who are responsible, who are एक्चुअली कंसर्न विद दैट डेटा. डेटाबेस में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप डेटा जो है सिर्फ उसी पर्सन को दिखाएंगे जिससे उसकी ज़रूरत है. अदरवाइज जिसका उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जिसके कोई किसी काम का नहीं है, सो दैट शुड नॉट बी शोन टू दैट पर्सन. और फर्दर जो ऐसा पर्सन है हु इज़ नॉट ऑथराइज टू दिस, जो कि उस डेटा का कुछ ना कुछ मिस यूज कर सकता है, उससे भी वो डेटा पर्टिकुलरली शो नहीं करना चाहिए. So generally the permission should be revoked from that person. Then we talked about master data thing, कि हमारे पास जो भी core HR data है regarding your job,
Job means your profile, your position, maybe your ranking could be there, what is your grade, and any information, any I would say personal information for the employee that is required for the organization is included, and is a part of HR master data. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट रिक्रूटिंग प्रोसेस. अब अगर रिक्रूटिंग प्रोसेस को भी हम लोग आगे डिटेल में जाएं, सो दिस दिस ओनली डिपेंड्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस चीज को के लिए कितना कंसर्न्ड है. जितने सब मॉड्यूल्स वो ऑर्गेनाइजेशन ऐड करवाना चाहती है वो करवा सकती है. और अगर उनके लिए मास्टर डेटा या मे बी रिक्रूटमेंट्स में ई हायरिंग जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं है उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, दे कैन ऑल्सो स्किप दिस. सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये सारे स्टेप्स फॉलो करेगी. दिस कुड वेरी. Okay, so what are the steps that may occur, what are the sub modules that may occur in recruitment are that automated hiring process. Yes, since we are talking about ERP system, so सारा काम automated होना चाहिए. वहां पर automated system क्या है, time to time देखेगा that one person, if one person have left that institution, then we have that open positions available. According to the open position, that system should be able to reflect that in the database that we have a requirement for the new recruitment, okay, in that department. To manage those open positions, and if timely we are getting responses on the mail or maybe on that particular ERP system, then to keep on the screening of the applicants who have applied, that system can also, based on the form which has been generated, can divide the resumes, the applicants, into certain departments also. Then about their selection, hiring, correspondence, reporting, and cost analysis. Then about the different criterias, once that person has deposited their application, then to inform them about the schedule of the interviews. After their interviews has been conducted, then to display them the results after a day or two. That is something which we can done using ERP system. And then when we have to allocate them the letter or tell them that you have to report to the organization on this day and collect your offer letter, that can be intimated through the ERP system again. And then when we want to discuss about the salary which we are going to give, then again we know that all of these policies have been taken to the ERP system, so we can simply show them that these are the policies according to the rules, this much is the salary which we can give to you. And according to that, that person can decide to continue the job or not. Okay. Similarly, e-hiring system is somewhat related to automated hiring systems, where we are involved with the with keeping, I would say, a promotion over the newspapers, the e-letter heads, over some social medias about the positions which are available. अब आजकल हम ज़्यादातर ई हायरिंग प्रोसेसेस पर ही हैं, जहाँ पर हमें अलग अलग मेल्स आती हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, या फिर एड्स आती हैं जहाँ पर भी रिक्रूटमेंट्स अवेलेबल होती हैं. So that is a type of e-hiring system where they are concerned about the promotion that we have vacancies. Lot of people can come to us and do job with us. Okay. Similarly, travel management को आगे explain करें, तो if a person want to go for a travel may be a business trip or anything, so to approve that thing and to create the expense report of it. Sometimes those tours are also sponsored by that organization, so its expense report will also be generated from there, and everything will be managed using ERP system. Benefit administration, again, to specify the enrolling benefits of the employees. Salary administration, their salary review process, and the costing, the
the per day venue that will be given to them. Okay, then we talk about organizational management. Organizational management में हमारे पास आता है graphical organization charts, staffing schedules by head counts, percentage, and working hours. These things can vary. Since we are talking about organizational management, that means that lower level human personals which are responsible for the designated task. So we have to maintain some charts according to the working hours that are devoted by each personnel, and if we want to schedule their process further, then that can be decided based on the percentage of people involved, based on the head counts directly if possible, and based on the working hours which they are already doing. Okay, some if some person wants to do some extra time, extra shift there, then according to his schedule and according to the already calculated working hours, his further schedule can be decided. Then similarly works center descriptions can be there, their job task and description could be explained there. अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अभी अभी उस ऑर्गेनाइजेशन में आया है, तो उसका इनिशियल टाइम पीरियड जनरली ट्रेनिंग टाइम होता है, तो उस ट्रेनिंग टाइम में इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन जो कि अलग अलग टास्क और उनकी डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करते हैं, दीज कैन बी यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो इंडिविजुअल जो अभी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया है, वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी सब पार्ट्स हैं, फ्लोज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सके, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होना ज़रूरी है. ठीक है, रादर देन वी आर hiring some seminars or there for that individual, ताकि उसे organization के basic concept के बारे में बताया जाए. It will be easy कि हम लोग एक documentation process रखें और वहाँ पर जितना basic काम है वो वहीं से समझ लें. Then payroll accounting system already done. One important thing here is that it could be decentralized or centralized payroll system. So this generally depends on the nature of organization, that what type of database they want to handle. In centralized one, we will be having a single main database where every changes will be done, and in decentralized one, each concerned department is maintaining their database once the changes has been done there, and the another departments can use that particular database according to the permissions given. Then we have time management, of course, the attendance system, the leave system, the overtime or late sitting system can be planned there. Or in shift planning, we can actually plan that अगर हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन पर्सोनल्स इंक्रीज हो गए हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो उस तरीके से भी हम लोग शिफ्ट को प्लान कर सकते हैं. एंड इफ वी आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, even in that case we can manage the plannings. We have to actually increase the shift of the already recruited person who are working with us, and then we can fulfill the demand which we are facing from the customers. So that type of time management is always involved in the human resource department. Yes, then comes their development procedure, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि अगर हमें ज़रूरत महसूस होती है कि अ न्यू थिंग हैज़ कम अप विच आर इंडिविजुअल्स शुड नो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पहले मैनुअल वर्क करता था, बट नाउ अगर वो चाहते हैं कि दे हैव बॉट सम न्यू मशीन्स, सम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कुछ डिफरेंट वे से काम करता है, तो नेचुरली उनके एम्प्लॉयज़ को पहले उस चीज़ की ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है, ताकि वो अपना फर्दर टाइम वेस्ट ना करें उस चीज़ को सीखने में. वही अगर उन्हें एक एक्सपर्ट पर्सन आकर ट्रेनिंग दे दे, एंड देन दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क मोर स्मूथली. So वहीं पर to analyze the need of the training is one thing, that we require training now at this moment, and when we have
decided to give them training, then how can we schedule that? कि उस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसके पास कौन कौन से टाइम्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, वेदर दिस कुड बी आफ्टर लंच और बिफोर लंच टाइम और मे बी इन द इवनिंग टाइम व्हेन दे आर फ्री. So according to that their schedule will be designed and then they will be given training. So all of these things, their scheduling purpose, the need of the training, to talk to that training agency who will going to provide the training, that is also the responsibility of human resources. Okay, so that is it. This is it with the human resource lecture. Yes, if anyone is having any doubt, then please ask. Okay, just give me a confirmation. Are you clear with this lecture? Human resource management and ERP system. Okay, ji. Okay, now we will just quickly take your attendance and then meanwhile if anyone is having doubt तो आप पूछ सकते हो और else I can see that most of the people have said yes. Okay, so these are the students who are present. Abhishek, Abu Asim, Ajit, Akash, Aman 530, Amit 535 and 536, Amrita, Gurpreet, Harleen, Harvinder, Jagrup, Jaspreet, Jobraj, Karandeep, Kavalpreet, Kunal, Lakshay, Mohit, Monica, Nazdeep, Neeraj 93, then Nitenj, Pallavi, Pawan 601, Rajesh 610, Ritik, Ria, Salam Ruhikanta, Salman, Sanjeev, Shahid, Sharanjeet, Shivam 32 and 33, Shivanshu, Simranjeet, Sloka, Sunil, Lakshman, Mokshika, Sanchi, Priyanka, and Praveen Kumar. Okay, anyone whose attendance is not marked, uh, you can please tell, or otherwise we can just close this session. Whose attendance has been marked, they can leave. Okay, then I suppose everyone's attendance has been marked. So thank you everyone.